नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 विषय इतिहास में अध्याय 2 का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें आज हम पढ़ेंगे, कल हमने पढ़ा था जो लेखन कला का विकास। आज हम देखेंगे लेखन कला का प्रयोग, साक्षरता एवं दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण, वहाँ के मंदिर और राजाओं के बारे में। तो ध्यान दीजिए, मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे। ये न केवल प्रतीकों या चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी, बल्कि ये कहीं अधिक पेचीदा भी थी। अर्थात मेसोपोटामिया की जो लिपि है उसमें जो प्रतीकों या चिन्हों की संख्या है वो सैकड़ों में थी और पेचीदा भी थी। अगर राजा स्वयं पढ़ सकता था तो वह यह चाहता था कि प्रशस्तिपूर्ण लेखों में उन तथ्यों का उल्लेख अवश्य किया जाए। अधिकतर लिखावट बोलने के तरीकों को दर्शाती थी। एक अधिकारी द्वारा राजा को लिखा गया पत्र उसे पढ़कर सुनाया जाता था, इसलिए उसकी शुरुआत इस तरह की जाती थी, जैसे मेरे अमुक मालिक को उनका अमुक सेवक निवेदन करता है, मुझे सौंपे गए काम को मैंने पूरा कर दिया है। अर्थात एक अधिकारी द्वारा राजा को जो लिखा गया पत्र है उसे पढ़कर सुनाया जाता था, इसलिए उसकी शुरुआत इस तरह से की जाती थी। सृष्टि के बारे में लिखे गए एक लंबे पौराणिक काव्य के अंत में यह लिखा गया था। सृष्टि के बारे में जो एक पौराणिक काव्य लिखा गया था उसके अंत में लिखा गया था, इन काव्य पंक्तियों को सदा याद रखा जाए और बड़े बूढ़े लोग इन्हें छोटों को पढ़ाएं, बुद्धिमान और विद्वान लोग इन पर चर्चाएं करें, पिता इन्हें अपने पुत्रों के लिए बार बार दोहराएं, ग्वालों के कान भी इन पंक्तियों को सुनने के लिए सदा खुले रहे। इस प्रकार इससे स्पष्ट होता है कि उसमें साक्षरता सीमित थी और आधे साधी जो भी होते थे उनको पढ़कर सुनाने का रिवाज है वो प्रचलित था। अब हम देखते हैं लेखन का प्रयोग। तो लेखन के प्रयोग में हम देखते हैं शहरी जीवन, व्यापार, लेखन कला के बीच के संबंधों को उरुक के एक प्राचीन शासक एन मरकर के बारे में लिखे गए एक सुमेरियन महाकाव्य में स्पष्ट किया गया है। अर्थात शहरी जीवन, व्यापार और लेखन कला के बीच के संबंधों को उरुक के एक प्राचीन शासक एन मरकर के बारे में लिखे गए एक सुमेरियन महाकाव्य में स्पष्ट किया गया है कि मेसोपोटामिया की परंपरागत कथाओं के अनुसार, मेसोपोटामिया की परंपरागत कथाओं के अनुसार उरुक एक अत्यंत सुंदर शहर था। एक कैसा शहर था? सुंदर शहर था। इसकी जानकारी किससे मिलती है कि उरुक के एक प्राचीन शासक एन मरकर और उस शासक के बारे में लिखा गया सुमेरियन महाकाव्य है, उससे पता लगता है कि उरुक एक अत्यंत सुंदर शहर था, जिसे अक्सर केवल शहर कहकर ही पुकारा जाता था। सुमेर के व्यापार की पहली घटना को एन मरकर के साथ जोड़ा जाता था, यानी सुमेर का जो व्यापार है उसकी घटना वहाँ के प्राचीन शासक एन मरकर के साथ जोड़ी जाती है। और इस सुमेरियन महाकाव्य में कहा गया
कि उन दिनों व्यापार क्या होता है यह कोई नहीं जानता था। एन मरकर राजा जो था वो अपने शहर के एक सुंदर मंदिर को सजाने के लिए लाजवर्द और अन्य बहुमूल्य रत्न तथा धातुएं मंगाना चाहता था। तो सुमेरियन महाकाव्य में जानकारी मिलती है कि उस समय व्यापार के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन प्राचीन राजा एन मरकर अपने शहर के सुंदर मंदिर को सजाने के लिए कीमती पत्थर, लाजवर्द और अन्य बहुमूल्य रत्न और धातुएं मंगाना चाहता था। और इस काम के लिए उसने अपना एक दूत अरटा नाम के एक सुदूर देश के शासक के पास भेजा था। दूत ने राजा के आदेश का पालन किया। रात में वह चांद तारों की रोशनी और उनसे सूचित दिशा के अनुसार और दिन में सूरज के बताए मार्ग पर आगे बढ़ता गया। और वह रास्ते में आने वाले, वह जितने भी रास्ते में आए थे आने वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को लांघने के लिए ऊपर चढ़ता और उतरता, रास्ते में आने वाले पहाड़ों को लांघता चला गया। और जब वह पहाड़ पर था तो पहाड़ की तलहटी में रहने वाले सुसा नगर के लोगों ने उसे छोटे चूहों की तरह नमस्कार किया था। अर्थात जब वह पहाड़ पर था तो पहाड़ की तलहटी में रहने वाले सुसा नगर के लोगों ने उसे छोटे चूहों की तरह नमस्कार किया था। उसने 5 पर्वतमालाएं, 6 पर्वतमालाएं और फिर 7 पर्वतमालाएं पार की थी। इसी तरह दूत अरटा के मुखिया से लाजवर्द या चांदी नहीं ला पाया, यानी जो दूत था वो अरटा क्षेत्र का जो मुखिया था उससे जो एन मरकर मंदिर को सजाने के लिए कीमती धातु, पत्थर आदि लाना चाहता था तो वह नहीं ला पाया। और उसे बारंबार लंबी यात्राओं के उपरांत खाली हाथ ही लौटना पड़ा था। दूत को है वो इतनी लंबी यात्राओं के बावजूद भी खाली हाथ लौटना पड़ा था। और इसके बावजूद कि वह अरट्टा के मुखिया से चांदी प्राप्त करने के लिए उसको उरुक के राजा की ओर से तरह तरह की धमकियां और आश्वासन देता रहा। अंत में दूत इतना चकरा गया कि अपनी बात को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाया और उसने एन मरकर के संदेशों को गालमेल कर दिया। तब राजा एन मरकर ने अपने हाथ से चिकनी मिट्टी की पट्टिका बनाई और उस पर शब्द लिख दिए। और उन दिनों मिट्टी पर शब्द लिखने का रिवाज है वो नहीं था, लेकिन उसने फिर भी चिकनी मिट्टी की पट्टिका पर कुछ शब्द हैं वो लिख दिए थे। अब देखिए इसके बाद और जानकारी मिलती है कि जब लिखी हुई पट्टिका दूत ने अरट्टा के शासक के हाथ में दे दी तो उसने उसकी जांच की। उच्चारित शब्द कील यानी कीलाकार शब्द थे। उसे देखते ही उसकी त्योरियां चढ़ गई और उसने पट्टिका पर नजर गड़ाए रखी। इस घटना को शाब्दिक रूप से सत्य नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन इससे ये निष्कर्ष तो निकल ही सकता है कि मेसोपोटामिया की विचारधारा के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्था की थी। अर्थात इस कहानी से हम ये समझ सकते हैं कि मेसोपोटामिया के राजा ने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्था है वो की थी। यह काव्य हमें यह भी बताता है कि लेखन कार्य सूचना इकट्ठी करने और दूर दूर तक भेजने का साधन तो था ही, और साथ ही उससे मेसोपोटामिया की शहरी संस्कृति की उत्कृष्टता की भी झलक है वो मिलती है। अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि मेसोपोटामिया के शासक एन मरकर
जिसके बारे में सुमेरियन महाकाव्य में जानकारी मिलती है, उसके अनुसार व्यापार और लेखन कला की शुरुआत वहाँ के प्राचीन शासक एनमर्कर द्वारा की गई होगी। अब हम देखते हैं दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिर और राजा। तो देखिए 5000 ईसा पूर्व से दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था और इन बस्तियों में से कुछ ने प्राचीन शहरों का रूप ले लिया था और ये शहर कई तरीके थे। पहले वे जो मंदिर के चारों ओर विकसित हुए थे, दूसरे वे शहर जो व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुए थे और तीसरे शेष शाही शहर थे। इस प्रकार से 3 प्रकार के शहर हैं वो विकसित हुए थे। पहले मंदिरों के चारों ओर, दूसरे व्यापार के केंद्र के रूप में और तीसरे शेष शाही शहर थे। इनमें से पहली 2 श्रेणियों के शहरों पर यहाँ चर्चा है वो की जाएगी। तो देखिए शहरों का विकास कैसे हुआ। बाहर से आकर बसने वाले लोगों ने अपने गांवों में कुछ चुने हुए स्थानों या मंदिरों को बनाना या उनका पुनर्निर्माण करना शुरू किया और सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों का बना हुआ था। मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान थे, जैसे उर जो चंद्र देवता था और इनाना जो प्रेम व युद्ध की देवी थी। ये मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे और समय के साथ साथ बड़े होते गए, क्योंकि उनके खुले आंगनों के चारों ओर कई तरह के कमरे बने हुए होते थे। तो इस तरह से हैं वो उनके देवताओं से संबंधित जो मंदिर थे उनमें भी विकास होना शुरू हो गया। तो देखिए कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों से अलग किस्म के नहीं होते थे, क्योंकि मंदिर जो है, मंदिर किसी भी देवता का घर ही होता था, लेकिन मंदिर की बाहरी दीवारें कुछ खास अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थी और यही मंदिरों की विशेषता मानी जाती थी। यानी शुरुआती मंदिर हैं वो मकान की तरह होते थे, धीरे धीरे उसमें विकास की रफ्तार है वो शुरू हुई थी। साधारण घरों की दीवारें ऐसी नहीं होती थी। देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था, अर्थात मंदिरों में पूजा का केंद्र बिंदु कौन होते थे? देवता। लोग देवी देवताओं के लिए अन्न, दही, मछली लाते थे। पुराने जमाने के कुछ मंदिरों के फर्शों पर मछली की हड्डियाँ की परतें जमी हुई मिलती हैं। आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया, जैसे तेल निकालना, अनाज पीसना, काटना और उन्हीं कपड़ों को बुनना, यही की जाती थी। घर परिवार से ऊपर के स्तर के व्यवस्थापक, व्यापारियों के नियोक्ता, अन्न हल जोतने वाले पशुओं, रोटी, जौ की शराब, मछली आदि के आवंटन और वितरण के लिखित अभिलेखों के पालक के रूप में मंदिर ने धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप बढ़ा लिए और मुख्य शहरी संस्था का रूप है वो ले लिया। अर्थात जो मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ, मंदिर का मुख्य केंद्र संबंधित देवी देवता होते थे और उस समय पुराने ज़माने में जो उनके आराध्य देवता देव सैद्धांतिक रूप में खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशुधन के स्वामी माने जाते थे और समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया, जैसे तेल निकालना, अनाज को पीसना, काटना, ऊनी कपड़े बनाना, इस तरह के कार्य शुरू हो गए और इससे धीरे धीरे शहरी
करण की प्रक्रिया को है वो बल मिला था, या इससे शहरी संस्था का रूप ले लिया गया। लेकिन अन्य दूसरे कारक भी इस व्यवस्था में विद्यमान थे। जैसे हम कह सकते हैं कि जमीन में प्राकृतिक उपजाऊपन होने के बावजूद कृषि कई बार संकटों से गिर जाती थी। यानी प्राकृतिक उपजाऊपन था, लेकिन कई बार कृषि के अंदर अनावृष्टि, अतिवृष्टि या अन्य कई प्रकोपों के कारण से भी समस्या हो जाती थी। फरात नदी की प्राकृतिक धाराओं में किसी वर्ष तो बहुत ज़्यादा पानी बह आता था और फसलों को डूबा देता था, और कभी कभी ये धाराएं अपना रास्ता बदल लेती थी, जिससे खेत सूखे रह जाते थे। जैसा कि पुरातत्वीय अभिलेखों से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के इतिहास में गांव समय समय पर पुनः स्थापित किए जाते रहे थे। इन प्राकृतिक विपदाओं के अलावा कई बार मानव निर्मित समस्याएं भी आ खड़ी हो रही थी। जो लोग इन धाराओं के ऊपरी इलाकों में रहते थे, वे अपने पास की जलधारा से इतना ज़्यादा पानी अपने खेतों में ले लेते थे कि धारा के नीचे की और बसे हुए गांवों को पानी ही नहीं मिलता था। ये लोग अपने हिस्से की सरणी में से गाद या मिट्टी नहीं निकालते थे, जिससे बहाव रुक जाता था और नीचे वालों को पानी नहीं मिलता था। इसलिए मेसोपोटामिया के तत्कालीन देहातों में जमीन और पानी के लिए बार बार झगड़े भी हुआ करते थे। अर्थात इस तरह की कई कृषि संबंधी समस्याओं के बारे में भी जानकारियाँ मिलती हैं। जब ये लंबी लड़ाई चलती तो लंबी लड़ाई मुखिया तक पहुँचती और वे अपने साथियों अनुयायियों को लूट का माल बांट कर खुश कर देते। हारे हुए समूहों में से लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते, जिन्हें वे गुलाम के रूप में कार्य भी हैं वो करवा देते। तो इस तरह की जानकारियाँ हमें उस समय में प्राप्त होती हैं, और इस तरह धीरे धीरे हैं वो इतिहासकार मानते हैं कि इन शहरों का है वो विकास हुआ होगा। धन्यवाद।